Hello and Namaskar, my dear. This is the Amresh J12 of Amresh Harsh Academy. This is the batch Pragyan. Unit is 1, Electrostatics, and chapter number 1, Electric Charges. And this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are electrostatic equilibrium. हम लोग जानेंगे कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहता है। देखो बेटे, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, कुछ उसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ टफ होंगे और कुछ जो है बहुत ज्यादा टफ होगा। देखो, टफ जो है, सबसे ज्यादा जो टफ है उसको टफेस्ट कह सकते हैं। टफेस्ट जो होगा वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है मैंने, और रेस्ट सारे क्वेश्चन नीट के बच्चे भी कर सकते हैं जब तक नीट का बैच स्टार्ट नहीं होता है तब तक। क्लियर है? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? पहले समझो, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई रेस्ट में, इसका मतलब कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फोर्स तो किसी ना कोई भी बॉडी क्यों ना, फोर्स तो उस पर लगता ही लगता है ना। तो तुम कहोगे सर ये तो फिर इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? देखिए, अगर रिजल्टेंट फोर्स, मान लो यहां पे एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, सबका जो रिजल्टेंट है, एफ रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स जिसको कहते हैं, दिस शुड बी 0। तब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में हम लोग कहेंगे। तो ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बिकम्स 0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तुम कहोगे सर हम लोगों ने तो 2 टाइप्स का पढ़ा था 11th में। हाँ, 11th में जब पढ़ा था उसमें हम लोग मोशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वाले को क्या कहते थे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? लेकिन यहां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, second one is called unstable equilibrium, and last not the least, that one is called neutral equilibrium. लिखिए कॉपी में, what is the stable equilibrium? टॉपिक का नाम सिर्फ लिखना बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं? सपोज करो यहां पे एक चार्ज है और यहां पे एक चार्ज है, ये दोनों अभी इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है ना? ये आगे की ओर जा रहे हैं ना बैक में जा रहे हैं, बैक पोजीशन पे आ रहे हैं। तो चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अगर डिस्प्लेस करते हो, सपोज करो मान लो तुमने इसको इधर की ओर किया तो ये बैक अपने पोजीशन पे आ गया, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मींस यहां पर ये इक्विलिब्रियम में था, करो हाथ ऐसे, ये अभी यहां पे इक्विलिब्रियम में है। तुमने इसको जैसे ये किया तो इसने रिपल्सन अप्लाई किया, फिर तुम अपने पोजीशन पे आ गए। फिर जिसने अगर ऐसे मूव किया, रिपल्सन अप्लाई किया, ऐसे अपने पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर तुमने डिस्टेंस थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तो अपने स्पेशल पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। A charge is initially in equilibrium position and is displaced by a small distance. If the charge tries to return back to the same equilibrium position, then this equilibrium is called position of stable equilibrium. क्लियर है? हम लोग यहां क्या कह सकते हैं, ये और ये दोनों पॉइंट जो है, इस दोनों चार्ज का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सपोज कीजिए यहां पे आपके पास और यहां भी, सपोज करो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे अगर यहां पे इस पोजीशन पे आपने माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे ऐसा कर लेते हैं प्लस Q1 लिख देते हैं, प्लस Q2 रख देते हैं बेटा, ठीक है? और यहां माइनस क्यू चार्ज हमने रखा, ठीक है? अभी सपोज करो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मैंने माइनस क्यू को इधर से इधर कर दिया, यहां पे कर दिया, न्यू पोजीशन हमने यहां रख दिया। तो अब देखो इस प्लस Q1 की वजह से क्या हो गया, प्लस Q1 से उसकी डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, जब डिस्टेंस कम हो गई तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा काम करेगा, और ये वाला चार्ज जो है उसको बैक पोजीशन पे नहीं खींच पाएगा। तो इसको ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जो अगर
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया और वो फिर बैक नहीं हुआ अपने पोजीशन पे, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे आप लोग, मान लो दो दोस्त है, एक दोस्त वहां पे आया, ठीक है, अभी तीनों दोस्त आपस में हो, एक दोस्त किसी के क्लोज हो गया तो वो धीरे धीरे दूसरे दोस्त से पीछे हो जाता है, तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का कह सकते हैं। You know, if charge is displaced by a small distance from its equilibrium position and the charge has no tendency to return the same equilibrium position, वो जिस जगह पे है वो आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है, goes away from the equilibrium position. This is called unstable equilibrium. इसको क्या कहते हैं? Unstable equilibrium कहते हैं। What is the neutral equilibrium? अगर तुमने पोजीशन चेंज किया भी लेकिन फिर भी वो अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तुम कहोगे सर कैसे? जैसे सपोज करो यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां पर क्यू था, यहां पे भी क्यू है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और ये अभी किस में है जी? इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि यहां से जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस है, फोर्स भी दोनों के बीच में सेम सेम लग रहे हैं, इसलिए इसको अब ऐसा करते हैं, इस पोजीशन पे लेके चले जाते हैं। फिर भी देखो यहाँ भी डिस्टेंस दोनों का सेम सेम है, चार्ज भी सेम सेम है, तो यहां भी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाते हैं या फिर इसको नीचे लेके चले आते हैं, यहां लेके चले आए, यहां लेके चले आए। मतलब कहने का मतलब क्या, इस लाइन पर हम लोग कहीं भी लेके जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में अभी भी रहेगा वो। तुमको सर इसको समझाइए अच्छा से कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? अगर पोजीशन चेंज किया बेटा आपने तो भी वो इक्विलिब्रियम में अभी भी है। इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय a small distance and it is also in equilibrium, it is still in equilibrium, then you can say this is the neutral equilibrium. इसको क्या कहोगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है मेरी बात है? तो मैं कह क्या सकता हूं कि अगर आपने डिस्प्लेस किया तो भी इक्विलिब्रियम में है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। वंस मोर फिर से डिस्कस करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? उसमें अगर आपने पोजीशन चेंज किया भी, ठीक है, तो भी वो अपने पोजीशन पे आ गया, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने किसी का पोजीशन चेंज किया, वो अपने पोजीशन पे नहीं आया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने पोजीशन चेंज किया फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये सब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा जी। लो, न्यूमेरिकल का नाम लिया, न्यूमेरिकल तैयार है। क्वेश्चन इज हियर, 2 point charges of q1 and q2 both of same sign and each of mass m are placed such that gravitational attraction between them balances the electrostatic repulsion. पहले क्वेश्चन समझो बेटा, यहां पे एक चार्ज है q1 और दूसरा चार्ज है q2 और दोनों का सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, तभी तो वो बैलेंस करके रखा है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? ऑब्वियसली यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो, अब क्वेश्चन ये है कि आर दे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या ये अभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? इफ नॉट देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? अगर नहीं है तो उसका नेचर क्या होगा? पहले समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है फॉर्मूला बेटा? F इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि m1 इसका मास दिया हुआ है, m2 इसका मास दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो, आर स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? K इंटू Q1 Q2 इज इक्वल टू G इंटू M1 M2। यस और नो? K कांस्टेंट होता है, Q1 चार्ज यहां कांस्टेंट है, Q2 भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, M1 भी कांस्टेंट है, M2 भी कांस्टेंट है ना? तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुम इसके पोजीशन को आगे पीछे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो कहने का मतलब है कि आगे पीछे करोगे तब भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन है, आर दे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो आंसर है नो, इट इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा जनाब?
ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। यू कैन से दैट इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आपने अगर पोजीशन भी चेंज किया, उस पर आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ जेई एज वेल एज नीट। जब नीट में आप लोगों की किस्मत खराब हो, जब टफ क्वेश्चन पूछा जाए तब ये पूछा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दिस इज द MI SI एंड VVI। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझिए। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो जी, ये आपके पास एक रूफ है, यहां से दो स्ट्रिंग को आपने, स्ट्रिंग पता है ना, जो जिसकी लेंथ को आप बढ़ा घटा नहीं सकते, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, जो इनएक्सटेंसिबल होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने दो स्ट्रिंग इस तरह से लगा दिया है, और वहां पे दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, मतलब दोनों का चार्ज सेम सेम है। मान लो प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, दोनों की चार्ज क्या है जी, सेम है। सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब इन सबको एक लिक्विड में डाल के रखा है आपने। कहता जब लिक्विड में डाल भी देते हैं तो भी उसका एंगल सेम रहता है। ठीक है, पहले जब इसको, इस दोनों स्ट्रिंग को लटका के रखा, और बाद में जब लिक्विड में डाल दिया तो भी वो सेम रहता है, द एंगल्स रिमेन्स द सेम, मतलब थीटा अभी भी सेम है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? कहता है उस लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, जबकि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर जो है, जो स्फीयर जिससे मिलकर बना है ये, उसकी वैल्यू है 1.6 ग्राम पर सीसी। देखो बेटा, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहली बात क्या यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें मैकेनिक्स यूज हो रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब वेक्टर टाइप का यूज हो रहा है। फिर जब इसको लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन तो है ही, मतलब तीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना है जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेटा क्या है, टेंशन टी, यस और नो। ये किस में है, स्ट्रिंग में टेंशन, स्ट्रिंग खींच के उसको रखा है। यहाँ पे अगर थीटा एंगल है, देखो यहाँ कह रहा है वर्टिकल एंगल इज थीटा, सो अगर यहाँ थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ भी थीटा हो जाएगा। जब ये टी है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, यस और नो। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, टी साइन थीटा। यहाँ भी सेम इसी तरह यहाँ भी होगा, इधर टी साइन थीटा होगा, इधर टी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, वेट बैलेंस करेगा, क्योंकि टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। तो आई कैन से दैट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में है तो इधर लेफ्ट साइड में कौन लग रहा है, फोर्स, राइट साइड में क्या लग रहा है, टी साइन थीटा, तो दोनों आपस में फोर्स का ही कंपोनेंट है, दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, टी साइन थीटा इक्वल टू mg, सॉरी टी साइन थीटा इज इक्वल टू f। ऐसा क्यों हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम में है तब, तो मैं इसलिए लिखूंगा यहां फॉर इक्विलिब्रियम, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। यस और नो। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तुम कहोगे सर मैं फर्स्ट से सेकंड करूंगा, किसी को भी कर सकते हैं बेटा। देखिए टी और टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg, यस और नो। टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इनटू ग्रेविटी। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं इसको बॉक्स में बना के रख देता हूं, यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा कि सबको किस में डाला है, लिक्विड में डाला है। ठीक है, जब लिक्विड में डाला है तो इसका मतलब मीडियम है, तो मीडियम में अगर फोर्स मान लो एफ डैश है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ अपॉन एम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम को उधर ले जाओ, फोर्स इन एयर अपॉन के, एफ अपॉन के, यस और नो। अब जब आप लिक्विड में डालेंगे, सपोज करो आपने जब लिक्विड में डाला उसको, तो नीचे की तरफ वेट काम करेगा या नहीं करेगा, तुम कहोगे सर ऑब्वियसली करेगा, वेट नीचे की तरफ काम करेगा। ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो एपेरेंट वेट जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस एफ थ्रस्ट।
एक्चुअल वेट, यू नो, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी डैश, ठीक है। एक्चुअल वेट क्या है, एम जी। अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग बायोएंट फोर्स भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं, बायोएंट फोर्स। यस और नो? यू नो दिस इज द एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू सिग्मा इंटू जी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वी इंटू सिग्मा। यस और नो? तो एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस वी इंटू सिग्मा इंटू जी, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम अपॉन रो। यस और नो? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एम जी माइनस एम सिग्मा जी अपॉन रो। एम जी को कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। यस और नो? दिस इज द एम जी डैश, ये किसकी वैल्यू आ रही है, एम जी डैश की वैल्यू आ रही है। तो एम और एम को कट कर दिया, तो जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब अगर इक्विलिब्रियम में है, जब लिक्विड में इंसर्ट कर दिए तो उस समय एंगल मान लो थीटा डैश हो गया, तुम कहोगे सर दोनों तो इक्वल होगा, तो बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन हम लोग लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम इन लिक्विड, इक्विलिब्रियम इन लिक्विड, tan थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम जी डैश। यस और नो? तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हुआ था, एफ अपॉन के, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एफ अपॉन के, ठीक है। एम यहां पे हमने रख दिया, और जी डैश की जगह क्या लिखेंगे, जी इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। यस और नो? दिस इज द इक्वेशन नंबर 4th। अब देखिए इक्वेशन 3rd में क्या है, tan थीटा इक्वल एफ अपॉन एम जी, और 4th में है tan थीटा डैश। लेकिन आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा। देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एंगल सेम रहता है, एंगल रिमेन्स द सेम, देखो लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम क्वेश्चन, तो इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ अपॉन के इंटू एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो। क्लियर है? एफ एंड एफ कट, एम जी कट, ठीक है। तो k इज इक्वल टू, अब एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 1 अपॉन के इंटू सिग्मा रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। तो के को अगली साइड लगे, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ वैल्यू क्या है, सिग्मा इक्वल टू 0.8 और रो इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, दिस इज द 1.6 अपॉन 0.8, पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर इज 2। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, वो जो लिक्विड की, तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, k इज इक्वल टू 2, आंसर। क्लियर है? इसको फिर से समझिएगा अच्छे से, और घर में लिख के करना बेटा, ठीक है। सिर्फ हाथ समेट के ऐसे नहीं देखना है, लिख के करना है। देखो पहले हमारे पास क्या था, दो बॉल था, दोनों को आपने स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, हैंग किया है, ठीक है। तो थ्रेड में एक तरह का टेंशन होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। इस साइड में रिपल्सन के कारण फोर्स लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, नीचे लग रहा है एम जी, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यस और नो? और इस साइड में क्या लग रहा है, टी साइन थीटा, इस साइड में क्या लग रहा है, फोर्स, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, टी और टी कट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। और हमें पता है कि जब लिक्विड को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं हम लोग, मतलब कोई मीडियम डाल दिए, तो न्यू फोर्स जो होता है, फोर्स इन मीडियम क्या होता है, एफ अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एपरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट,
mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी, तो mg माइनस वी सिग्मा जी, mg माइनस अब v इक्वल टू क्या होता है m अपॉन रो, तो m अपॉन रो इंटू सिग्मा जी, mg को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, यस और नो। उसी तरह से जब इक्विलिब्रियम में बॉडी है लिक्विड में, तो टेन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन mg डैश, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा है k इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, वैल्यू डाला तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, यस और नो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके पास एक B है और C है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों इक्वल चार्ज है और रिपेल कर रहे हैं, दोनों के बीच में फोर्स F काम कर रहा है जबकि रेडियस R है। ठीक है, फिर a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged, ठीक है, टचिंग वाला क्वेश्चन है ये, is brought in contact with B then brought in contact with C, पहले B से टच किया फिर C से टच किया and finally removed away from both, दोनों से हटा दिया the new force of repulsion between B and C is very very important question। पहले समझो बेटा, ए हमारे पास मान लो एक बॉडी था जिसकी चार्ज अभी 0 है और बी के पास जो है वो कितना चार्ज है जी, क्यू चार्ज है। ठीक है, बोला ना इसमें कि चार्ज सेम सेम है, क्यू क्यू है। अब जब मैं ए को बी से टच करूंगा तो क्या होगा, ए बी दोनों आपस में मिल जाएंगे, यस और नो। और जब दोनों को अलग अलग करूंगा मैं, ठीक है, अलग अलग करूंगा मैं, तो इस पर कितना हो जाएगा a/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, सॉरी q/2, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा q/2, क्योंकि q + 0/2 मतलब हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, अब फिर देखिए a के पास अभी चार्ज कितना है q/2, इसको तुम्हें किसके साथ टच करना है जी, c के साथ अब टच करना है। तो अब क्या हो जाएगा, c के पास q चार्ज है और इसके पास q/2 है, तो देखो q + q/2 और उसका हाफ, यही ना रूल होता है। देखिए 2q + 1q 3q/4। तो अब जब ए और सी दोनों अलग अलग होंगे तो उसके पास चार्ज कितना होगा, देखिए ए के पास चार्ज कितना हो जाएगा जनाब अब 3q/4 और सी के पास चार्ज अब कितना हो जाएगा 3q/4। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी एंड सी इज व्हाट, कहता है बी और सी के बीच में न्यू फोर्स क्या होगा, माना एफ डैश क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो दोनों के बीच में F कितना था, B और C के बीच में पहला फोर्स कितना था, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। F = क्या फॉर्मूला था बेटा, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश = क्या फॉर्मूला होता है 1/4πε0। B के पास चार्ज कितना है q/2, C के पास कितना है 3q/4, तो क्या लिखेंगे q/2 इंटू 3q/4 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यस और नो, ऑब्वियसली यस। अब हमें f डैश की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए, चाहे तो तुम इसी को प्रोसीड करके निकाल लो, चाहे दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा जी। 1/4πε0 3q इंटू 3q बिकम 3q², ठीक है, 2 इंटू 4 बिकम 8 इंटू 1/r²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q², ठीक है, अपॉन 4πε0 r² इंटू 3/8, यस और नो। तो लिख दीजिए। अब देखो q²/4πε0 r² क्या था, इक्वेशन फर्स्ट से f की वैल्यू है, तो मैं क्या लिख सकता हूं f डैश = 3/8 टाइम्स ऑफ f, यू नो दिस इज योर आंसर। कौन सा नंबर है ये, डी नंबर। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर 3f/8, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, 4 charges each of 4 charges equal to the minus q, देखो are placed at the 4 corners, ठीक है, 4 corners of square and the charge q is
एट इट्स सेंटर, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है जी, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ए पर चार्ज है माइनस क्यू, बी पर है माइनस क्यू, सी पर है माइनस क्यू, डी पर भी माइनस क्यू है, और सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कहता है ये सिस्टम पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो देन वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, कहता है बताओ यहां पर कितना फोर्स काम करेगा, सॉरी कितना चार्ज काम करेगा, मतलब क्यू की वैल्यू वहां पे कितनी होगी। पहले देखो, अगर मैं एक जगह, देखो ये जब इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एक पॉइंट पर सारे फोर्स आपस में जीरो बना रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे, यस और नो। सपोज करो मैंने ए पर बैलेंस किया है, ठीक है, मैंने ये फिगर बनाया था ए के लिए बनाया था, ठीक है, तुमको अगर सर मैं बी पे बनाना चाहता हूं, कहीं भी बना सकते हो बेटा, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए ए बी के कारण जब ए पे फोर्स लगाएंगे तो माइनस क्यू रिपल्सन बना आगे की ओर चला जाएगा, ये फोर्स हो गया एफ बी। अब डी के कारण इधर क्या हो जाएगा, एफ डी, यस और नो। अब यहां पे सी पर जो है इसके कारण क्या हो जाएगा, एफ सी, यस और नो। लेकिन सेंटर पे जो क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, वो तो कैपिटल माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इधर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट, अपोजिट साइड में। जब इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर सारे फोर्स का सम कितना होगा, जीरो, यस और नो। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटर पे सारे चार्ज का मतलब सारे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले एफ बी कैलकुलेट कर लीजिए, तो एफ बी इज इक्वल टू यू नो एफ डी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बिकम क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है इसलिए। सिमिलरली एफ सी कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो ये ए है और यहां से यहां ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2, यस और नो। तो आई कैन से दैट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू विथ क्यू स्क्वायर अपॉन √2a होल स्क्वायर, that means you can say that 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यस और नो। अब FO कितना होगा, ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस था a√2 था, अब ए से लेकर ओ तक डिस्टेंस क्या हो गया, a√2/2, आधा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे a/√2, यस और नो। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन a/√2 होल स्क्वायर, देन यू नो √2 का स्क्वायर 2, उसको ऊपर की ओर लेके चले जाइए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैंने एफ बी कैलकुलेट कर लिया, एकदम जानते हो काफी तसल्ली के साथ करो बेटा, एफ बी कैलकुलेट कर लिया, एफ डी कैलकुलेट कर लिया, एफ सी कर लिया, एफ ओ कर लिया। अब अगर मैं कहूं कि किसी जगह पे इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो कहीं भी चाहे ए हो चाहे बी हो या सी हो या डी हो या ओ हो, कहीं पर भी वो सारे फोर्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं ए पर कहता हूं कि इक्विलिब्रियम में है जी, तो वहां पे सारे फोर्स का सम जीरो है, तो मैं लिख रहा हूं इफ ए इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तुमको सर इफ क्यों लिखा, एक बच्चे मेरे से झगड़ पड़े, सर आपने इफ क्यों लिखा, मैं लिखूंगा इफ बी इज इन इक्विलिब्रियम, बेटा कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग ए को काउंट कर रहे हैं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं बी को काउंट करूंगा, ले सकता है भाई, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो जरा गौर करो, ए पॉइंट पर क्या क्या हो रहा है जरा देखना, मैं फिर से फिगर बना रहा हूं बेटा। ऊपर साइड में क्या लग रहा है, एफ डी, इधर फोर्स क्या लग रहा है जी, एफ बी, इधर फोर्स क्या लग रहा है बेटा, एफ सी, और ये बीच में लग रहा है तो एंगल यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना है 45, और इधर क्या लग रहा है एफ ओ। जब इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा और इसका जो ये कंपोनेंट होगा और जो एफ सी है, तीनों मिलकर एफ ओ को बैलेंस करेगा। तो मैं लिख सकता हूं ना कि एफ ओ इज बैलेंसेस बाय एफ सी प्लस एफ बी कॉस 45 प्लस एफ डी कॉस 45, यस और नो। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर नेगेटिव 45 और कॉस नेगेटिव 45 भी कॉस 45 भी होता है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो एफ सी प्लस, देखो एफ बी और एफ डी आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एफ बी कॉस 45, यस और नो।
अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into capital Q into small q upon a square. You know, FC is equal to 1/4 pi epsilon naught into capital Q square upon 2a square plus 2 into FB is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q square upon a square. And cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे कॉमन लेके हटा दीजिए। टू देखो कैपिटल क्यू कॉमन लेके हटा दीजिए। 2 को भी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लेके भगा दीजिए। हमेशा कोशिश करना कैलकुलेशन में जितना कॉमन लेके कट कर सके उतना अच्छा है। मैंने सारा कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या बचा बेटा? स्मॉल क्यू। यहाँ पे क्या बचा? देखो 2 तुमने कॉमन लिया तो 2 पर चला गया, तो यहाँ क्या बचा? Q/4, तो 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 2√2। So you can say that small q is equal to capital Q/4 into 1 plus 2√2. So Q/4 into 1 plus 2√2. Your answer should be B number. अब तुम लोगों से कुछ बातें करता हूं मैं। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन अगर मेरे पास नीट में आ गया, ठीक है, जबकि आप खुद बोलते हैं कि 50 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए नीट में, तो सर ये क्वेश्चन तो कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट तक लग सकता है। देखो बेटा, अभी जब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2 मिनट क्या 3 मिनट 5 मिनट भी लगेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने आप टाइम कम हो जाएगा। मैंने कुछ बच्चों का नाम भी लिया था ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे से भी फास्ट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट था वीगान, वो मेरे से भी पहले सॉल्व करके आंसर लिख देता था डायरेक्ट। कहने का मतलब है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप टाइम कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, देखिए तुम कहोगे सर इसमें फंडे बता दो, सर आपके फंडे बड़े फेमस हैं। पहले ना प्लान तरीके से सॉल्व करो बेटा। फंडा तब चलता है जब आप सॉल्व करना आपको आ गया, उसके बाद शॉर्टकट करने में आपको फंडा की जरूरत पड़ती है। अगर हर चीज में फंडा लगाओगे ना तो फिर आपका बेस नहीं बन पाएगा। मैं फिर से बताता हूं, पहले बेस बनाने पे ध्यान दो, ठीक है? नहीं तो वहां आ भी जाओगे मेरे कॉलेज में तो पता है वहां हर सेमेस्टर में फेल हो गए। कुछ हो या ना मेरे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल हो गए, क्योंकि मैं पूरा टाइम स्ट्रिक्ट करके चेकिंग करूंगा। फिर से ध्यान दीजिए, कंक्लूड कर रहा हूं बेटा। हमेशा क्या करना है? पहले सॉल्व प्रॉपर कीजिए, उसके अंदर का सीन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सीखो पहले। जब उसमें महारत हासिल हो जाए, शुद्ध हिंदी ठीक है, उसमें जब आपकी अच्छी पावर बन जाए तब आप क्या करो, फिर उसके बाद आप मैंने हिंट्स टिप्स जो भी लेना है तब लिया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। ठीक है, नीट के लिए ये कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। अभी तक तो नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन को। ये जेई मेन 2013 में भी रिपीट ये था, और इसी का हाफ पार्ट क्वेश्चन 1997 के एडवांस में था ये क्वेश्चन। ठीक है, उस समय जानते हो, उस समय जो मेंस होता था ना, जो एडवांस होता था उसी को मेंस कहते थे, और पहले वाले पेपर को प्रीलिम कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जेई के बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर घूम के आते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। टू चार्जेज इच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a ऑन द x एक्सिस। तो देखो पहले फिगर समझाओ। यहाँ पे आपने एक x एक्सिस बनाया, यहाँ पे आपने ओरिजिन ले लिया जी, यहाँ a डिस्टेंस हो गया, इधर वाला -a डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे भी चार्ज q है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, इसकी मास कितनी है? m है। एंड चार्ज q0 इक्वल टू q/2 इज प्लेस एट दैट ओरिजिन। यहां पर जो आपने पार्टिकल रखा है उसका मास m है, चार्ज q/2 है। ठीक है, इफ चार्ज q0 इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, कहता है y एक्सिस में हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इसको, यहां से उठा के इसको इधर की ओर लेते आए जी, थोड़ा सा एकदम कम डिस्टेंस पे। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, याद है उस तरह से जो मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बता रहा था, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। तो जब मैं नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा हूं तो पहले इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये क्यू है, यहां पे q/2 चार्ज था जिसको अभी हमने q0 लेट कर लिया है। यहां पे इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, इसका F0। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इधर भी एक F0 काम करेगा जी। अब इस F0 का इधर क्या हो जाएगा? F0 cos थीटा।
इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ नॉट साइन थीटा। सिमिलरली एफ नॉट का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ नॉट कॉस थीटा। लो मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे और समझ में अच्छा से आए। अब इस फोर्स की वजह से, इस एफ नॉट की वजह से क्या लिखोगे बेटा, एफ नॉट कॉस थीटा, और इसकी वजह से क्या लिखेंगे, एफ नॉट साइन थीटा। यस और नो। देखो एफ नॉट आपस में इक्वल है, तो साइन थीटा जो है, एफ नॉट साइन थीटा और एफ नॉट साइन थीटा कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो एफ नॉट कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, एफ नॉट कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 एफ नॉट कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात है। तो यही तो पूछा है कि नेट फोर्स बताइए, तो वही मैं बता रहा हूं जी। तो 2 इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू नॉट है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देखो यहाँ डिस्टेंस ए है, यहाँ वाई है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो। देखो स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के लिख दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, स्मॉल के इंटू क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, q/2 इंटू वाई। अब देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो रूट का मतलब पावर हाफ होता है बेटा, और इस पे पावर 1 है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो गया, 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। जरा गौर करो, यहाँ क्या कह रहा है कि ए इज टू ग्रेटर देन वाई। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए इज टू ग्रेटर देन वाई, माना ए जो है वाई से बहुत बड़ा है, इसका मतलब वाई को आपको नेग्लेक्ट करना है जी डेनोमिनेटर में। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एफ नेट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए क्यूब। ठीक है, 2 और 2 कट कर दिया मैंने। तो आप क्या देख रहे हैं, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। ठीक है, तो फोर्स जो है, नेट फोर्स क्या है, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो। तो कौन सा आंसर होगा बताइए, मैं हाईलाइट थोड़ा कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, क्योंकि क्यू क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो गया, आंसर इज ए नंबर, योर आंसर शुड बी ए नंबर। यस और नो। नेक्स्ट, a charge capital Q is placed at the each of the opposite corners of a square. You know, this is the corners of a square. A charge Q is placed at each of the other two corners. ठीक है, if the net electrical force on capital Q is 0, then capital Q upon small q equals what? Very very important question. ठीक है, चार्ज Q is placed at each of the opposite corners of a square. तो पहले स्क्वायर बनाते हैं भाई, इसका नाम कर देते हैं ABCD। ठीक है, कहां पे प्लेस है, ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स, माना यहां पे भी क्यू चार्ज है, यहां भी कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां भी कैपिटल क्यू चार्ज है। नहीं, यहाँ पे अ चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस है ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, मान लो यहाँ पर टोटल फोर्स ए पे बी पे कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ए पे या सी पे, ये दोनों में कहीं लेना है। मान लो ए पर टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, 0 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0। एकदम जस्ट पहले की तरह का क्वेश्चन है। देखो यहां से डी की वजह से इधर मान लो डिस्टेंस हमने ए ले लिया। ठीक है, अब डी की वजह से इधर एक फोर्स काम करेगा, इसका नाम क्या होगा, एफ डी। इधर की तरफ फोर्स काम करेगा, उसका नाम क्या होगा, एफ बी। और ये दोनों 90 डिग्री पर है। यस और नो। तो इस दोनों 90 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट इधर हो गया। ठीक है, और यहां पे जो फोर्स होगा इधर, ये उसको बैलेंस करेगा, जैसे पहले किया था मैंने। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एफ बी इज इक्वल टू एफ डी। नहीं इक्वल है क्या, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, दोनों इक्वल नहीं है।
मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूं पहले। एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, कैपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये एफ बी हो गया। एफ डी क्या है जनाब, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, अच्छा सेम सेम है, सेम है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो आई कैन से दैट एफ बी इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, अब यहां से ए से लेकर सी तक जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको एफ ए सी बोल सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखो ये अगर ये ए है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, a√2, तो क्या लिखेंगे, a√2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट, तो पहले रिजल्टेंट निकाल लीजिए, एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट क्या होगा, √FB² प्लस FD²। ठीक है, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, FAC, दो अपोजिट डायरेक्शन में है, FB FD दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, √2FB², तो मैंने √2 इंटू FB इज इक्वल टू FAC। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू नो FB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। FAC इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन a√2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर 2 लिख सकता हूँ एंड 2a²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट, a² कट, कैपिटल क्यू कट, तो क्या बचा, यहाँ कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू को उधर ले जाइए, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, 2 को इधर लेते आइए, 2√2, देन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2√2। अब तुमको कि सर इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब मैन आ रहा है। देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन पे है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस, ठीक है, क्यू एंड स्मॉल क्यू मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, ठीक है, hence capital Q upon small q is equal to -2√2, then your answer should be A number। क्लियर है? नाउ सेम क्वेश्चन इस टाइप का मैंने पीछे कराया था, उसमें एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है और दोनों में कोई चेंज नहीं है बेटा। ठीक है, सब कुछ सेम सेम है। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से कराता हूं, उसमें बहुत लेंदी तरीके से कराया था, इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। क्या कराएंगे जी, देखिए यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर हो गया टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा, इधर हो गया एफ, इधर हो गया एम जी। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी मैं लिख रहा हूं, बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है तो, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू क्या, एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। यस और नो? पहली बात, अगर हम लोग ऑयल में डालते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि लिक्विड जो है वो ऑयल है, ठीक है, जब हम लोग उसको ऑयल में डालते हैं तब क्या होगा, तब एफ डैश इज अपॉन एम जी डैश इज इक्वल टू टेन थीटा। यस और नो? और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू टेन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट एफ डैश अपॉन एम जी डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। यस और नो? तो एम और एम को कट कर दीजिए, एफ डैश अपॉन एफ, या ऐसा कर लेते हैं, एम एम कैंसिल हो गया ना, तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू जी अपॉन जी डैश। यस और नो? तो यू नो, अब एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू जी अपॉन जी डैश, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी, और एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी डैश। ठीक है, क्यू जी अपॉन जी डैश। ठीक है, या अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम के लिए निकालें, ठीक है, जब हम लोग लिक्विड डाल के रखें, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू जी अपॉन जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, जी डैश कट हो गया। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन, ठीक है, सिग्मा माइनस रो, दैट इज द
वैल्यू इज योर 1.6 upon 1.6 minus 0.8, आंसर इज 2. देन योर आंसर शुड बी डी नंबर. कहने का मतलब क्या है, हमने किया उतनी सब चीजें ही, लेकिन पूरा डिटेलिंग में नहीं किया. यहां डायरेक्ट हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है. नेक्स्ट, अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड. देखो, एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे आपने छोड़ दिया है. वो ना ही नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, नाइदर फॉल्स नॉर राइजेज. द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी व्हाट. कहता है उस पर चार्ज क्या होगा. देखो, इसका मतलब जब हमने छोड़ा है तो नीचे उसका वेट mg काम करेगा और ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर स्टेशनरी ऑयल ड्रॉप. ठीक है. F इज इक्वल टू एम इंटू जी. यस और नो. और ये कैसा F है, इलेक्ट्रोस्टैटिक F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, Q इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू जी. क्या पूछा गया है जी, चार्ज बताइए, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, mg अपॉन ई. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. मास इज हियर 9.9 इंटू 10 टू द पावर -15. जी का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ई की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 4. 9.9 को 3 से डिवाइड कीजिए बेटा, तो 3.3. अब देखो 10 टू द पावर -15 प्लस 1 तो -14, प्लस 4 ऊपर चला गया -4, तो बिकम -14 -4 बिकम -18. 3.3 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम. कहाँ है आंसर, योर आंसर इज ए नंबर. नेक्स्ट, two particles having charge q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other. ठीक है. यहां पे एक चार्ज है q1, दूसरा चार्ज यहां पे है q2. दोनों के बीच डिस्टेंस अगर मान लो r है तो फोर्स F काम कर रहा है. ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ. ठीक है. डिस्टेंस अब इसके r डैश इज इक्वल टू क्या हो गई, r/2. and the charge on each particle is double. मतलब चार्ज q1 डैश इज इक्वल टू 2q हो गया, q2 डैश इज इक्वल टू 2q2 हो गया. ठीक है. कहता है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल. कितना इजी है. अभी फोर्स कितना काम कर रहा है बेटा, k इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अब मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, इफ q1 डैश इज इक्वल टू 2q1, q2 डैश इज इक्वल टू 2q2, r डैश इज इक्वल टू r/2, देन न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर. ठीक है. K तो सेम रह गया. Q1 डैश की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2Q1 इंटू 2Q2. डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, R अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो 2 इंटू 2 4. ठीक है. और 2 का स्क्वायर 4, इसको ऊपर लेके चले गए तो 4 4 जा कितना हो गया, 16. So you know you can say that 16 into k into q1 into q2 upon distance square, और k into q1 q2 upon r square क्या है, f है. तो I can say that f dash is equal to 16 into f आंसर. मैंने कहने का मतलब फोर्स क्या हो गया, 16 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 16 टाइम्स हो गया, ये कहने का मतलब है. So now this lecture is finish. ठीक है. और थ्योरी पार्ट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है. उसमें बीच में भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन अब एक स्पेशल डेडिकेटेड न्यूमेरिकल बैच माना ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है HPP कहते हैं, हम लोग कहते हैं हर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम. मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, डिफरेंट टाइप के अरेंज क्वेश्चन होते हैं, वो मैं डालता हूँ. ठीक है. सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं होते, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा. मेरे से कुछ बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं. ठीक है. तो न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग कमिंग 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये सब सारा आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी भी हूं. ठीक है. लेकिन बेटा तुम लोग और ज्यादा से ज्यादा लिख कर मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो आप लोग. ठीक है. या जो लेक्चर आप लोग कर लेते हो, ठीक है, तो उसको घर में आप लोग फॉर्मूला सब लिखते जाइएगा. ठीक है. और मैं चाहूंगा कि जो भी आप लोग करो आप लोगों को आना चाहिए. मेन मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को ज्ञान दिया जाए, नॉलेज दिया जाए. ठीक है.
ना जोकरी किया जाए और ना ही, ठीक है, कि आप लोगों का मन ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर उड़ो मत, ऐसा नहीं है। सामने बैठ के शास्त्रार्थ भी कभी हो तो तुम अच्छे से रिप्लाई करो, मैं यही चाहता हूं। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। तो कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।